स्टूडेंट, आज के हमारे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज करेंगे। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 9 समझा था। आज मैं आपको उनकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पहले है शब्दार्थ। सॉरी, ब्राइटनेस थोड़ी कम है तो मैं बढ़ा रही हूँ, अब अच्छे से दिखेगा आपको। पहले है शब्दार्थ। ये सारे समानार्थी शब्दों के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। प्रकोप यानी भवन के फाटक के पास का कमरा, प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का जो कमरा होता है उसे कहते हैं। फिर है तृणगुल्म, घास का समूह। फिर है झाड़ी, तो उसको कहते हैं तीक्ष्ण, तेज प्रवाह। वाहन, वेदना, प्रवाह वेदना, तो उनको कहते हैं पीड़ा या तो दुख। फिर है विकल, तो बेचैनी, व्यथित, पीड़ित, दुहिता, पुत्री, कन्या, विकीर्ण होना, फैल जाना। उत्कोच, तो घूस, रिश्ता। प्रचारी, तो चार दीवारी। प्राचीर, तो चार दीवारी। विभूति, तो समृद्धि अथवा तो प्रभुता। फिर है विपन्न, तो संकटग्रस्त। फिर है आतताई, अन्यायी, विरक्त, खिन्न, दुखी। मृगदाव, तो शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग होते हैं। फिर है जीर्ण, तो के वृद्ध, झरझर, टूटा। अब आगे है स्वाध्याय। उनका प्रचार था।
आपका स्वागत। अध्याय हुमायूं का पुत्र अकबर की जिस जगह उसके को उस होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। तो ये भविष्य काल बनाना है। ये उद्यान में गई, अभी ये वर्तमान काल में है, तो आपको भविष्य काल में बनाना है, तो वो इस तरह से बनेगा। तो साथ लेकर उद्यान में जाएगी, भविष्य में जाएगी, अभी गई नहीं है, ठीक है, भविष्य में कभी भी जा सकती है। फिर आगे है तीसरा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। ये भी वर्तमान काल है, आपको भविष्य काल में पढ़ना है। तो उनका आंसर है प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। उनके बाद है 4 नंबर, हर्ष आज उपवास करेगा। तो वो भूतकाल आपको बनाना है। हर्ष ने आज उपवास किया, क्या बनाना है, किया, कर लिया, ऐसा करेगा, वो भूतकाल है और हमें बनाना है ना, हर्ष ने आज उपवास किया। उनके बाद है मनोज अक्सर जागता रहता था। तो इनको वर्तमान काल बनाना है। ये
मनोज अक्सर झगता रहता है। था तो वो भूतकाल था ना, तो उनका हमें वर्तमान काल बनाना है। जागता रहता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं दुहिता, वेदना, उत्कोच, जीर्ण, आतताई। तो पहला शब्द है दुहिता, तो उनका अर्थ होता है पुत्री, और उनका वाक्य है सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा है वेदना, तो वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, और उनका वाक्य है औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उनके बाद है तीसरा उत्कोच, उनका होता है रिश्वत। उनका वाक्य है सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। उनके बाद है जीर्ण, तो उनका अर्थ होता है पुराना अथवा तो फटा। तो उनका अर्थ होता है कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। उनके बाद है पांचवा आतताई, तो अत्याचारी। उनका वाक्य है शांति और प्रेम की भाषा आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता, तो जो अत्याचारी होता है वह। उनके बाद है नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़ना है। एक वचन में लिखी है, आपको पूरी बहुवचन में लिखनी है। जो यहाँ उनका आंसर है अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहाँ आए, वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चले गए। ये थी आपकी बहुवचन की कहानी, जो आपको ये बदल कर लिखनी थी ना, वह थी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्वेश्चन नंबर है, उनके अंदर आपको मुहावरे लिखने हैं। उनका वाक्य प्रयोग नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखे और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आँख, तो उनके आँख के 3 मुहावरे। पहला मुहावरा है आँख आना, तो आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य आजकल शहर में आँखें आने की बीमारी फैली हुई है। दूसरा है आँख जाना, यानी अंधा होना, ये उनका अर्थ है। तो उनका वाक्य है आँखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। उनके बाद है तीसरा आँखें फेरना, तो उनका अर्थ होता है उपेक्षा करना। उनका वाक्य है समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। उनके बाद है कान देना, कान की बात है, तो कान के 3 मुहावरे। कान देना, तो ध्यान से सुनना, उनका अर्थ होता है। उनका वाक्य है कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। आपको टीचर क्लास में इस तरह से बोलती होगी ना, तो आपको सुनना हो अच्छी तरह। दूसरा है कान खाना, बकबक करना, उनका अर्थ होता है। उनका वाक्य है आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा है कान खड़े करना, यानी चौकन्ना होना या तो सावधान होना। तो उनका वाक्य होता है गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। उनके बाद है सिर, तो अब सिर के मुहावरे। तो पहला मुहावरा है सिर उठाना, तो उनका अर्थ होता है बगावत करना। उनका वाक्य है राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा है सिर नीचा होना, तो उनका अर्थ होता है लज्जित होना या तो पराजित होना। उनका वाक्य है चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। अब आगे है तीसरा सिर पकड़कर बैठना,
तो उनका अर्थ होता है पछताना। उनका वाक्य है, मौके का फ़ायदा न उठा पाने वाले कि अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं, वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। अब है हाथ और उनके मुहावरे में बनाने हैं। तो हाथ आना, तो उनका मतलब होता है मिलना। वाक्य, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। उनके बाद है हाथ मलना, तो उनका अर्थ होता है पछताना। उनका वाक्य है, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। उनके बाद है तीसरा, हाथ फैलाना, तो उनका अर्थ होता है मदद मांगना। उनका वाक्य है, हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो ये थे आपके सारे मुहावरे जो दिए गए थे, चित्र, उनके आधार पर बनाए हुए मुहावरे मैंने समझाया। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी मिलने वाली सीख भी लिखिए। कहानी से जो मिलती है ना, वो सीख भी हमें लिखनी होती है और उचित शीर्षक भी देते हैं हम। तो ये कहानी आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में जो अभी आपका 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, उसमें भी कहानी पूछी जा सकती है। आपकी टेक्स्ट बुक में ही कहानियाँ बहुत है, तो उनमें से आपको कहानी टेक्स्ट बुक की भी पढ़नी है। और मैं जो करवाऊँगी मैं आपको करवाऊँ पत्र लेखन, निबंध, ये सब करवाती हूँ ना, वैसे कहानी भी दूँगी तो वो कहानी भी पढ़ लेना। और आपकी टेक्स्ट बुक में से जो कहानी है वो भी करनी है आपको, ठीक है। तो ये कहानी है, यहाँ उसके मुद्दे दिए गए हैं। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, मित्रता हो जाना, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सज़ा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, सीख। तो कृतज्ञता अथवा तो सिंह और गुलाम, ये है उनकी शीर्षक। अब आगे है कहानी। तो ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। ग्रीस देश के एक राजा थे, वो बहुत ही निर्दयी थे। वो गुलामों के पास बहुत ही मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। क्या हुआ, जो गुलाम था ना, वो गुलाम अभी एक लड़का ही था, वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था। उसने गलती से एक दिन एक फल खा लिया चोरी छुपी। तो राजा को ये पता चलती और उन्होंने सोचा कि इसको मैं कड़े से कड़ी सज़ा दूंगा। और वो लड़का वहाँ से जंगल में भाग जाता है और झाड़ी में जाकर छिप जाता है। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। क्या हुआ, लड़का जहाँ छिपा हुआ था वहीं एक झाड़ी में सिंह पड़ा हुआ था और वो करा रहा था। वो दर्द से पीड़ित था। उनके पैर में एक कांटा लग गया था बहुत बड़ा। तो वो बच्चा उनके पैर से कांटा निकाल देता है और वो दोनों ऐसे में मित्र बन जाते हैं। सिंह का दर्द वैसे कम हो जाता है। आगे, गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा ने सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। इसलिए वो उनको मार नहीं सकता, उनको
नहीं खाता। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। क्या हुआ? क्योंकि लड़के ने उस सिंह को बचाया था ना, इसलिए जब उनकी बारी आई सिंह की तो वो नहीं भूला उनका उपकार कि इसने एक बार मेरे ऊपर उपकार किया था। मेरे पैर में जब कांटा लगा था तो इसी लड़के ने मेरे पैर से कांटा निकाला था और मेरा दर्द दूर किया था। इसलिए सिंह है वो उस लड़के को खाता नहीं है, उसको मारता नहीं है और उसके पास जाकर उनके पैर चाटने लगता है। और ये देखकर सभी एकदम चकित हो जाते हैं कि ये क्या, सिंह उसको क्यों नहीं खा रहा। फिर राजा की समझ में आ जाती है बात कि जब ये जंगल का राजा सिंह भी उसको मारता नहीं है, उसको छोड़ देता है, तो फिर मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला। और वो सिंह और उस लड़के दोनों को छोड़ देता है और दोनों को मुक्ति वहाँ से मिल जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। वो अपने उपकार कभी भूलते नहीं है। कोई भी हो जिसकी आपने मदद की हो, वो इंसान कभी अपनी मदद को भूलता नहीं है। इंसान तो भूलते नहीं है पर पशु प्राणी भी नहीं भूलते हैं। यही हमारी कहानी की सीख थी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको एक चित्र वार्ता दी गई है। चित्रों के आधार पर आपको कहानी बनानी है। पहले चित्र में एक बुढ़ी औरत दिखती है, फिर वो बैठी हुई है पानी के लिए। फिर ये लड़का आता है और उसको पानी पिलाता है, फिर वो उनके साथ ले जाता है और उनको घर में आश्रय देता है। तो अब मैं कहानी आपको बता रही हूँ। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इन्हीं दिनों की यह घटना है। तो कि पहले के समय में ऐसा ही था। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाकर बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये थी हमारी कहानी। एक बुढ़िया एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल के जा रही थी, तो उसको पानी की बहुत तरस लगी थी, पर कोई उसको पानी नहीं पिला रहा था। तो एक बच्चा आकर उसकी मदद करता है, उसको पानी पिलाता है और फिर अपने घर उनको लेकर जाता है। और बुढ़िया उनसे बहुत खुश होती है और उनको बहुत प्यार करती है अपने पास गोद में बिठाकर। और वो कहती है कि तू बहुत बड़ा अच्छा बच्चा है। यहाँ आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हिमालय मुझे, तो यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा और गुजरात। ये सारे यहाँ आपको दिए गए जो शब्द है उनको कौन सा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण, इनमें से ढूंढकर हमें वर्गीकृत करने हैं, अलग अलग लिखने हैं। तो उनका आंसर है यहाँ। फिर इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है सारे शब्दों को।
उत्तर पहला है संज्ञा, तो संज्ञा के अंदर आएगा हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। ये सारे नाम है ना, नाम सारे वो होते हैं, वो क्या होती है, वो संज्ञा होती है। उनके बाद है सर्वनाम, मुझे, तुम्हें और हमारा। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है। जो नाम की जगह हम उपयोग करते हैं ऐसे शब्द है उनको हम सर्वनाम कहते हैं। वो तो उनके बाद है विशेषण, खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। ये सारे जो शब्द है वो उनकी विशेषता दिखाते हैं। खट्टापन ऐसा होता है ना, सुंदरता, तो वो उनकी विशेषता, हर किसी के साथ ये शब्द जुड़ जाए तो उनकी विशेषता दिखाते हैं, इसलिए इनको विशेषण कहते हैं। वाक्य पहला, हिमालय, तो हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है। फिर सपना अच्छी लड़की है। फिर है साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। उनके बाद है गुजरात, हमारे देश का नाम गुजरात है। अब आगे है संज्ञा वाले नाम, सॉरी संज्ञा नहीं है, ये जो है ना वो सर्वनाम वाले है, पहले संज्ञा थे। मुझे, तुम्हें और हमारा, मुझे अपना देश अच्छा लगता है। दूसरा, माँ तुम्हें बुला रही है। तीसरा, भारत हमारा देश है। अब आगे सर्वनाम, खट्टा, वह आम खट्टा है, तो आम की विशेषता दिखाई दी ना, सुंदर, तो यह स्थान बहुत सुंदर है, उस स्थान की विशेषता है। मोहन छोटा लड़का है, तो छोटा उनकी उम्र दिखाता है। होशियार, लड़के कभी पीछे नहीं रहते, तो जो लड़के होशियार है वो कभी पीछे रहते नहीं है, ये उनकी विशेषता थी। यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इनके साथ आपको जो पुनरावर्तन 2 है वो भी आपकी नोटबुक्स में लिखना है। ये सब कुछ भी आपको, इस चैप्टर को भी आपकी नोटबुक्स में लिखना है। पुनरावर्तन 2, ये पुनरावर्तन 2 के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। इनके आंसर आपको ढूंढकर लिखने हैं अपने आप, ठीक है बच्चों। ये सारा पुनरावर्तन 2 है, इनके सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको आपकी नोटबुक्स में करना है। एग्ज़ाम में ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पुनरावर्तन 2। यहाँ तक आज का हमारा वीडियो रहेगा। आगे अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।